वेलकम टू द एजुकेशन। और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस की क्लास। और जनरल साइंस में आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री की एटॉमिक एनर्जी टॉपिक, परमाणु ऊर्जा। और परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत हम लोग जो है नाभिकीय विखंडन, संलयन और उसके बाद दोनों में अंतर, फिर हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आप परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आप सबसे पहले देखो कि परमाणु की संरचना है क्या, तब आप देखेंगे कि हम आगे चल के करेंगे कि कैसे हम उसको एनर्जी ले पाएंगे। बीच में हम मानेंगे नाभिक, ये आप परमाणु का नाभिक मान लें, न्यूक्लियस। और यहाँ पर आप जो है ये मान के चलें कि ये है आपका कक्षाएं और उसमें घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब नाभिक होगा, नाभिक में आप देखेंगे दो तत्व मिल जाएंगे आपको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यहाँ पे क्या मिल जाएंगे आपको, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक, तो आप समझे कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के अंतर्गत मिलेंगे आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो अब दोनों से कंफ्यूज नहीं होना, क्या कि पूरा तो हो गया परमाणु, हम चाहे तो बोल दो परमाणु ऊर्जा और चाहे बोल देते हैं हम इसको नाभिकीय ऊर्जा। क्यों? क्योंकि परमाणु के अंतर्गत ही नाभिक है, नाभिक परमाणु का एक छोटा सा पार्ट है। तो आप अगर बोले नाभिकीय ऊर्जा तब भी वही बात है, अगर आप बोलोगे परमाणु ऊर्जा तब भी वही बात है। ठीक, अब चलते हैं आपके डिटेल में। परमाणु ऊर्जा के दो ही तरह से आपको मिलेगी, या तो आप विखंडन से प्राप्त करेंगे या आपको संलयन से करेंगे। अब विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब होता है टूटना। जब एक नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको बोलते हैं विखंडन। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संलयन। तो या तो विखंडन होगा और या संलयन होगा, तभी आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और उस ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। ठीक, अब जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन और संलयन होता कैसे है या क्या होता है। अब पहले देखते हैं हम विखंडन। जैसा मैंने बोला कि भारी नाभिक और दो से अधिक छोटे भागों में टूटेगा, विभक्त होगा। जब भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में विभक्त होता है तो कुछ द्रव्यमान की हानि होती है, और उस द्रव्यमान की हानि के बराबर ही क्या मिलती है हमको, ऊर्जा। क्यों मिलती है ऊर्जा? की ऊर्जा का एक नियम होता है, E यानी एनर्जी बराबर होता है mc²। C होता है प्रकाश की चाल और m होता है क्या, द्रव्यमान। तो जितने द्रव्यमान की हानि होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ठीक, अब देखते हैं दोबारा। यहाँ पे क्या है, यूरेनियम एक भारी नाभिक है। भारी कैसा नाभिक है? क्योंकि परमाणु भार इसका कितना है, 235। और इस पर क्या, न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन की जब इस पर बौछार की जाती है तो क्या बदल जाता है, क्रिप्टॉन 92 और बेरिलियम 141। तो ये उसके मुकाबले दो हल्के नाभिक हैं। और प्लस में क्या मिलती है, ऊर्जा। इसी ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी है या परमाणु ऊर्जा है। फिर से देखते हैं, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कौन सी है? जब एक भारी नाभिक विभक्त होकर दो हल्के नाभिक में टूटता है तो उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है उसको कहते हैं हम नाभिकीय ऊर्जा। और संलयन में क्या होता है, इसका विपरीत प्रक्रिया होती है। संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। अब संलयन पर चलते हैं। अब देखिए संलयन पर, यहाँ पे क्या है, दो बहुत हल्के नाभिक, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, संयुक्त होकर मतलब जुड़कर क्या बनाएंगे, भारी नाभिक बनाएंगे। और जब भारी नाभिक बनाएंगे तो उसको बोल देंगे हम संलयन। कैसे देखते हैं, एक ये देखिए 1s2 1s3, ये दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब एक वर्ड आया है समस्थानिक, उसको घबराना नहीं है। देखो समस्थानिक, और किसको बोल रहा हूं मैं कि ये जो 1s2 है और एक 1s3 है। तो समस्थानिक किन को बोल रहे हैं हम? जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान क्रमांक। जिनका क्रमांक समान होता है तो उसको सम माने बराबर, स्थान माने क्रमांक। जब दोनों का क्रमांक बराबर होता है उसको बोल देते हैं हम समस्थानिक। तो समझ में आया? तो ये हो गया आपका दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम। और फिर क्या मिल रही है आपको, ऊर्जा। ठीक, तो इसको बोल देते हैं हम नाभिकीय संलयन। दोनों ही तरीके से ऊर्जा मिल रही है, या तो आप विखंडन करो और या आप संलयन करो। नाभिक टूट जाए दो हल्के नाभिकों में तब भी ऊर्जा मिलेगी, और नाभिक दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक बना दो तब भी ऊर्जा मिलेगी। और दोनों ही ऊर्जा को क्या बोलोगे आप, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। समझ में आया?
दो तरह से मिलेगी, या तो नाभिकीय संलयन से और ये नाभिकीय विखंडन से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संलयन मतलब जुड़ना और विखंडन मतलब टूटना। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, अब हम उदाहरण दे रहे हैं सूर्य की ऊर्जा का। ठीक, सूर्य पर जितनी भी अभिक्रियाएं चल रही हैं वो संलयन चलती है वहाँ पे। ठीक, संलयन में क्या होता है, छोटी छोटी हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं, ऊर्जा मिलती है, तो लगातार चलती रहती है और कभी भी सूर्य से ऊर्जा खत्म नहीं होती। और वही ऊर्जा हमको, जो नाभिकीय संलयन वाली ऊर्जा है, वही पृथ्वी पर मिलती है, उसी से मानवीय जितनी गतिविधियाँ सब चलती हैं। अब आप कहोगे कि ये सिर्फ जो है संलयन की क्रियाएं सिर्फ सूर्य पर क्यों होती हैं और धरती पर क्यों नहीं होती, तो उसका कारण है, देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको। हाँ, ये देखिए, नाभिकीय संलयन अत्यंत उच्च ताप पर होता है नाभिकीय संलयन। तो उच्च ताप का मतलब कितना होता है, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उस ताप का मतलब 100 डिग्री नहीं, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए, क्या पृथ्वी पर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान संभव है? और जब पृथ्वी पर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान संभव नहीं है, इसलिए क्रियाएं कहाँ होती हैं संलयन की, सूर्य पर होती हैं। तो याद समझ में आया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं केवल कहाँ पे हैं, सूर्य पे हैं। और क्या ये पृथ्वी पर संभव है? तो जवाब होगा कि पृथ्वी पर ये क्रियाएं संभव नहीं है। पूछोगे क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दो नाभिकों को जोड़ने के लिए अत्यधिक उस ताप की जरूरत होती है, जो लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसलिए ये क्रियाएं कहाँ पे होती है, सिर्फ सूर्य पे होती हैं। अब विखंडन का जो एग्जाम्पल था उसको बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका प्रीवियस देखिए। विखंडन क्रिया में उदाहरण मैंने नहीं दिखा देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा, नाभिकीय रिएक्टर, सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लो। नाभिकीय रिएक्टर, या इसको बोल देते हैं परमाणु भट्टी। अब ये नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु भट्टी क्या चीज होती है? ये होती है जिसमें आपको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। ठीक, इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है। कैसे होती है? इसमें यूरेनियम अपना ईंधन का काम करता है और उसमें न्यूट्रॉनों की बौछार करके उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और भारत में भी आप देखोगे कई जगहों पर आपको मिल जाएंगे। आगे जो आने वाला जो कक्षा है उसमें हम समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पर भारत में भी परमाणु केंद्र हैं या हमारे यहाँ नाभिकीय रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, और विश्व में कहाँ कहाँ किए गए हैं। लेकिन फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, केवल नाभिकीय विखंडन से चलते हैं रिएक्टर, संलयन से कोई रिएक्टर अभी नहीं चलता। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इससे पीछे ठीक है। चलिए अब इसके लाभ देखते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हानि भी देखेंगे। लाभ क्या है देखिए, जब एक ही परमाणु से ऊर्जा मुक्त होगी अत्यधिक, तो आपको देखेंगे इधर कोयले से तुलना कर रहे हैं। अब एक तुलना करते हैं हम। ट्रेन, मालगाड़ी देखी होगी, एक पूरी मालगाड़ी में जितना कोयला भर लो और सिर्फ 1 किलो यूरेनियम, यानी नमक की थैली जितना आप यूरेनियम ले लो, तो 1 किलो यूरेनियम से जितनी ऊर्जा मिलेगी उतनी पूरी ट्रेन कोयले से भी नहीं मिलती। इसका मतलब ऊर्जा का बहुत ही कुशल माध्यम होता है क्या, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। ठीक, तो ऊर्जा का इतना कुशल माध्यम है, और फिर भी आप सोचोगे कि फिर उसको ज़्यादा मात्रा में यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन की जरूरत होती है, परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर की। ठीक, कॉस्टली होता है, और अभी ईंधन जो है हमारे पास भारत में यूरेनियम पूरा नहीं है, हमारे पास थोरियम बहुत है लेकिन यूरेनियम नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी के रिएक्टर अभी कम है हमारे पास, और धीरे धीरे भविष्य में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। लेकिन इसके जो आपदा आई है, न्यूक्लियर आपदा आई है, उससे थोड़ा सा हमें ये मैसेज मिला है, ये शिक्षा मिली है कि इसको जो है ना सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें। और भारतीय जो ऊर्जा की जो टोकरी है, बास्केट है, उसमें सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ रहा है, और बिजली वाल से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे बढ़ रहा है। इसका थोड़ा 3% के आसपास है। चलिए आगे चलते हैं। तो ऊर्जा का कुशल माध्यम हो गया, ऊर्जा कुशल है ये, इसलिए इसका लाभ है। क्या लाभ हुआ? ऊर्जा कुशल। कितना कुशल है? ये इतना कुशल है कि 1 किलो एक मालगाड़ी के बराबर ऊर्जा आपको दे देगा। ठीक है, और कहाँ है? विकसित और विकासशील सभी देशों में अवेलेबल है आपको। ठीक है, बहुत समय तक, ये लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक चल सकता है। कैसे? जैसा आपने पूरी ट्रेन मालगाड़ी की मंगाई कोयले की, ठीक, वो चली
सोचिए वो चली 10 दिन, आपके किस में चली, जहाँ आपका बिजली निर्माण हो रहा है, किससे, ताप से हो रहा है। लेकिन उसके बदले आप सिर्फ जो है ना 10 क्विंटल तो बहुत हो गया, आप 1 ही क्विंटल यूरेनियम ले आओ, वो आपको 6 महीने की ऊर्जा दे देगा। ठीक, तो समझ में आ गया, बहुत लंबे समय तक चल सकता है ये, क्योंकि ऊर्जा कुशल है। अब चलते हैं, हाँ ये हो जाएगा बहुत कम मात्रा में ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। ग्रीन हाउस गैस जिससे कि पर्यावरण को हानि होती है, वो इससे बहुत ही कम उत्सर्जित होती है। जैसे कोयला और अन्य ईंधन जो इस्तेमाल करोगे तो उससे ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा निकलती है, जो कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य दृष्टि से भी ये माध्यम जो है ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा अच्छी है, कुशल भी है, लंबे समय तक भी हमें ऊर्जा दे सकती है, और विकसित और विकासशील सभी देशों में सफलतापूर्वक चल भी रहा है। तो ये तो हुए लाभ। अब हानि पे चलते हैं। अब देखिए हानि भी है। अभी नाम सुना होगा, 3-4 साल पहले या जितना भी समय हुआ, फुकुशिमा संयंत्र जो है जापान का लीक हो गया था, जिससे क्या हुआ कि बहुत से जापान के जो नागरिक हैं उनको जान और माल दोनों की क्षति हुई थी। ठीक, और उसका जो विकिरण था वो इतनी दूर तक फैल जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में उससे विनाश होता है। ठीक, अब विनाश से एक लाइन याद आई, उसको मैं आपको बताता हूँ। नाभिकीय ऊर्जा का दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक, ये मैं लिखता हूँ परमाणु ऊर्जा। तो दो तरह से कैसे आप यूज करोगे, एक तो करोगे आप विकास के लिए, कंस्ट्रक्टिव यूज, एक करोगे आप विनाश के लिए, इसको बोलेंगे आप डिस्ट्रक्टिव यूज। ठीक, अब आप पूछोगे कि एक ही चीज़ का दोनों तरह इस्तेमाल, तो उदाहरण से मैं स्पष्ट करता हूँ, तब आपके समझ में आएगा। देखिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया ही किस में शामिल होगी, आपकी परमाणु बम बनाने में, और नाभिकीय संलयन किस में होती है, हाइड्रोजन बम बनाने। तो जब आप विनाश के तौर पे इस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो तब क्या आप करोगे, आप दो तरह की चीज़ें करोगे। या तो आप परमाणु बम बनाओगे, और आपको पता है कि विश्व के कई देशों के पास परमाणु बम है, या आप उससे भी खतरनाक क्या कौन सा बम बनाओगे, हाइड्रोजन बम बनाओगे। तो ये जितने भी बम हैं, ये इनसे कोई विकास तो होता नहीं है, क्या होता है, विनाश होता है। तो ये हो गया परमाणु ऊर्जा का विनाशात्मक पक्ष। परमाणु ऊर्जा से विनाश भी संभव है, और हमको क्या करना है, उसका उपयोग विकास के लिए। विकास कैसे करते हैं, बिजली बनाने में, और बिजली कैसे बनती है, नाभिकीय रिएक्टर में। ठीक, जब हम उससे ऊर्जा संबंधी या बिजली बनाने का इस्तेमाल करते हैं, तब हो गया उसका विकासात्मक पक्ष। तो परमाणु ऊर्जा के दोनों ही पक्ष ध्यान रखने, दोनों ही हम पढ़ते हैं, विकास का पक्ष भी और विनाश का पक्ष भी। चलिए अब देखते हैं यहाँ, ये हो गया विध्वंस। उससे हमें क्या लर्निंग मिली, ये लर्निंग मिली कि कभी भी इनकी सुरक्षा से खतरा हो सकता है। भारत में कहाँ कहाँ, जादूगाड़ा, तारापुर, रावत भाटा और कल्पक्कम आदि क्षेत्रों में जब ये जो परमाणु संयंत्र हैं, वहाँ से नज़दीक के गांव और बस्तियों में जो है रेडियो एक्टिव से जुड़ी जो बीमारियाँ हैं, उससे ये पता चलता है कि ये सुरक्षित नहीं है अभी 100%। इनसे कभी भी मानवीय हानि होने का खतरा बना रहता है। ये हुआ इसका हानि। उसके बाद फुकुशिमा हादसे के बाद सभी देशों ने ये सीखा कि इसको कम से कम यूज़ किया जाए, तो फिर कुछ देशों ने इस प्रक्रम को बंद ही कर दिया। जैसे कि इसमें एक देश का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा। हाँ देखिए, अमेरिका में 1976 के बाद कोई भी नया परमाणु संयंत्र नहीं लगाया गया। कौन सा सन बोल रहा हूँ, 1976, यानी देखिए कितने साल पहले से उसने नया परमाणु रिएक्टर बनाना ही बंद कर दिया, लगाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसके खतरे को देखते हुए, अगर ये संयंत्र लीक हुआ तो कितने नागरिकों का नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर आगे पानी वाला मैटर। पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, पानी वेस्ट होता है, ठीक, इसके ईंधन को ठंडा रखने के लिए। तो ये आपके पास 4-5 हानि भी होगी, ठीक। तो लाभ पढ़े, हानि पढ़े। अब चलते हैं आगे। अब ये छोटा सा जो मैं बता रहा हूँ विनाशात्मक पक्ष है, लेकिन बताना मुझे जरूरी है कि सिलेबस का पार्ट है, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। तो मैंने इससे पहले 2 चीज़ें समझाई आपको, संलयन और विखंडन। अगर विखंडन है, देखिए यहाँ ये इधर विखंडन है तो कौन सा बम बनेगा, विखंडन से परमाणु बम। और संलयन अगर हुआ है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बम, ठीक। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा किसी देश के पास अभी हाइड्रोजन बम है, सिर्फ आशंका जताई जाती है कि शायद वो बना ले, लेकिन ये जरूर सुना होगा परमाणु बम बहुत लोगों के पास है, जैसे अमेरिका के पास है,
इंडिया के पास है, इवन छोटा सा कंट्री है पाकिस्तान, उसके पास भी परमाणु बम है। अब हाइड्रोजन बम कम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बम की टेक्नोलॉजी क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी है कि उसके 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक का पहले तापमान पहुँचाओगे आप, तब वो शुरू होगा। जैसे सूर्य प्रक्रिया मैंने समझाई थी, संलयन प्रारंभ कब से होती है? 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस से। तो इसलिए हाइड्रोजन बम बनाना परमाणु बम के मुकाबले मुश्किल है। चलिए अब दूसरा चलते हैं। विनाश किससे ज़्यादा होगा बताइए, परमाणु बम से कि हाइड्रोजन बम से? सोचिए, जिसके शुरू होने में 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस ताप फैलता है, तो उससे तो विनाश ज़्यादा होगा ना। तो विनाश किससे ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन बम से ज़्यादा विनाशकारी है, और ये इसके मुकाबले कम है। कम का मतलब ये नहीं, परमाणु बम का मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर हानि। जैसा कि बताता हूँ, जापान के 2 शहर हैं, नागासाकी, वो आपको पता है कि कब अमेरिका ने उन पर बम गिराया था, आज तक वहाँ पे जो है ना बच्चे पूर्ण से स्वस्थ पैदा नहीं होते हैं। तो कम का मतलब इतना भी कम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अधिक ऊर्जा अपने आप होगा क्योंकि बड़ा है, इसमें कम ऊर्जा मिलेगी आपको। ठीक, वेट वजन की बात करेंगे तो ये हल्का मिलेगा, इसके मुकाबले ये भारी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें भारी नाभिक इस्तेमाल होता है, इसमें हल्का होता है। उसके बाद बनाने में कठिन है, और ये बनाने में तुलनात्मक रूप से आसान है। ठीक, चलिए अब आज का जो है टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं हम, और आपका जो भी क्वेरी होंगी वो हमारे जो कुछ नंबर हैं द एजुकेशन के, आप उन पर आप छोड़ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो थैंक यू।